हेलो बेटा, टुडे इज आवर 12th लेक्चर है। तो इसके अंदर मैं आपको बेटा आज करा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, कुछ इंपॉर्टेंट वो करा रहा हूँ। तो इसमें अधिकतर जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में कोनी थ्योरम यूज होगा या रोटेशन थ्योरम बोल देते हैं। तो कोनी थ्योरम क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, एबीसी है, तो मुझे उसका एंगल ए निकालना है। इन तीनों के फिक्स दे दिए, Z1 Z2 Z3। तो जो एंगल निकालना होता है ना, वहाँ पे माइनस लगा देना बेटा। जैसे -Z1 ऊपर भी, -Z2 नीचे भी। देखो Z1 Z1 और मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना होता है। मतलब ऐसे आना चाहिए कि एंगल जो बन रहा है ना, ये क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए लाइन। तो क्लॉकवाइज तभी घूमेगी जब AC नीचे आएगा, AC जाएगा AB के ऊपर, ऐसे वो ऊपर आएगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा Z1 -Z3, नीचे आएगा Z2 -Z3। ये आ जाएगा इसका आर्गुमेंट। अब इसका प्रूफ क्या है बेटा? देखो ये कहां से आया सारा। इसका प्रूफ ये है, अब हमारे पास ट्रायंगल तो ABC है, तो मैं उसके ना एक कॉन्करेंट ट्रायंगल बना रहा हूँ। उसके कॉन्करेंट कैसे? ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबरों का जितना डिफरेंस है ना, जितना डिफरेंस आए, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जो डिफरेंस आएगा उतना ही डिफरेंस लेके ना यहाँ पे एक बी डैश पॉइंट लेना। यहाँ पर एक बी डैश पॉइंट लेना, उतना ही डिफरेंस लेगा। यहाँ पे बी डैश पॉइंट लेना बेटा, यहाँ पे ये बी डैश पॉइंट ले लिया जेड। और वो, हाँ, ओ बी डैश पैरेलल भी आ जाए ए बी को। अच्छा, अब Z3 - Z1 का जितना डिफरेंस आएगा उतना ही डिफरेंस लेकर यहाँ पर एक पॉइंट C डैश लेना है। हाँ, OC जो है ना बेटा, उसके पैरेलल आ जाए। OC है वो उसके पैरेलल आ जाए। अब इससे क्या हो जाएगा, जो BC है Z3 - Z2, तो वो भी B डैश C डैश के इक्वल आ रही है। देखो मतलब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आ गई, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आ गई, और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी बेटा। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट होगी। तो एंगल ऊपर वाला जो ए निकालना है आपने, ये वाला ए, तो ये ए निकालने की बजाय आप नीचे वाला निकाल दो ना बेटा। बात तो एक ही है। ये वाला एंगल निकाल दो आप, ये रहा। अब ये एंगल निकालना बहुत आसान है। ये ऊपर का आर्गुमेंट माइनस में नीचे का आर्गुमेंट। ऊपर का आर्गुमेंट कितना होगा, मतलब OC डैश का एंगल में से हम OB डैश का एंगल माइनस कर दें, OC डैश के एंगल में से OB डैश का एंगल माइनस कर दें, नेचुरली उनके बीच का एंगल बच जाएगा भाई। उसके बीच का जो एंगल बचेगा, तो मैं वही कह रहा हूँ, OC डैश के इंक्लिनेशन में से, मतलब उसका जो इंक्लिनेशन कितना है वो मैंने नीचे वाला माइनस करा बेटा, फिर B का Z2। तो अब OC डैश का एंगल कितना आएगा? किसी का भी जो एंगल होता है बेटा, वो क्या होता है, उसका आर्गुमेंट होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ OC डैश, तो ये लो आर्गुमेंट ऑफ OC डैश में से आप माइनस कर दोगे बेटा आर्गुमेंट ऑफ OB डैश। तो OC डैश का आर्गुमेंट कितना है? Z3 - Z1, नीचे वाले का Z2 - Z1 है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के आर्गुमेंट माइनस करते तो डिवाइड हो जाते हैं बेटा आंसर। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है बेटा, वो करा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, मैंने कहा था ना बेटा कि कुछ हमारे ज्योमेट्री के टॉपिक रह गए हैं बेटा। मतलब ये, इनको टॉपिक समझ लो, चाहे इनको आप एज ए क्वेश्चन समझ लो बेटा। ये सब सभी के सभी आपके IIT में आए होंगे। ये कहता है, मान लो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा। वो जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं उनकी लेंथ कितनी है? Z ω/Z और Z + ω/Z के बराबर है। तो उससे जो ट्रायंगल बनेगी ना, एक तो इक्विलेटरल होगी। यदि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक साइड की लेंथ जो होती है ना बेटा, वो मान लो Z है, Z का मोड है। एक साइड की लेंथ ω/Z है बेटा, और एक साइड की लेंथ Z + ω/Z है। मान लो क्या हमने ट्रायंगल बनाई बेटा ABC, कोई मान लो उस ट्रायंगल की तीन साइडों की जो लेंथ है, तो तीन साइडों की लेंथ है AB BC AC।
तो वो क्या चीज है, वो एक साइड की तो लेंथ कितनी है, जितना जेड का मैग्नीट्यूड आया, मान लो जेड का मैग्नीट्यूड आया 10 सेंटीमीटर, 10 आया, तो मान लो बीसी की लेंथ 10 है, अब एसी की लेंथ ओमेगा जेड की मैग्नीट्यूड है, और ए बी की लेंथ जेड प्लस ओमेगा जेड, कहते वो जो ट्रायंगल बनेगी हमेशा वो इक्विलेटरल होगी, और उसका एरिया भी कितना आ जाएगा, रूट इक्विलेटर है तो एरिया कितना आएगा, √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी होगी, मोड जेड का स्क्वायर होगा। तो क्या है मतलब इसके अंदर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ऐसे ऐसे बेटा इनको एज ए क्वेश्चन समझ लो चाहे रिजल्ट समझ लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल formed by z omega z and z plus omega z, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एरिया क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय z omega z, z plus omega z as length of sides, as length of sides of the triangle, then triangle will be क्या होगी बेटा, ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल होगी, हैविंग एरिया, इसका एरिया कितना होगा, हैविंग एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, यह है। अब ये आप अपने क्वेश्चनों में देखोगे तो आपको आईआईटी के क्वेश्चनों के अंदर मिल जाएंगे, तो प्रूफ क्या है, बहुत आसान है बेटा। देखो यदि मैं बीसी का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ बेटा, जेड का मोड आ गया, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, ये कितना आ गया, ओमेगा जेड का मोड आ गया, तो मोड ओमेगा मोड जेड, ओमेगा ओमेगा आप जानते हो ओमेगा होता है -1/2 प्लस √3/2 आया होता है, तो ओमेगा का मोड क्या होता है, मोड ओमेगा 1 होता है बेटा, तो आगे 1 × मोड जेड इक्वल टू मोड जेड आ गया। अब एसी का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, एसी का तो हो गया, एसी तो ये रही, एसी था बेटा। अब एबी का मैग्नीट्यूड निकालो, एबी का जेड प्लस ओमेगा जेड का मैग्नीट्यूड, जेड कॉमन ले लो बेटा, 1 प्लस ओमेगा, तो आगे जेड का मैग्नीट्यूड 1 प्लस ओमेगा होता है -ओमेगा स्क्वायर, आगे जेड का मैग्नीट्यूड -ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा बेटा, यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, बीसी इक्वल टू एसी इज इक्वल टू एबी प्रूव कर दिया। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज, ट्रायंगल एबीसी क्या आ गई, इज इक्विलेटरल है बेटा। तो इसका एरिया कितना होगा इक्विलेटरल, तो देयरफॉर एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्विलेटरल का एरिया कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कितना होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये होता है √3/4, साइड आ जाएगी मोड जेड का स्क्वायर, आंसर। अब ये आपका क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, इसको क्वेश्चन समझ लो बेटा, चाहे इसको आप एक एज ए रिजल्ट समझ लो, बात एक ही है बेटा। और बेटा नंबर सेकंड है, कह रहे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो वो साइडें थी ना बेटा, अब क्या कह रहा है, एक 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1, एक Z2, एक Z3, वो तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अफिक्स है मतलब, मान लो। तो कहता है यदि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अफिक्सेस हैं, वर्टिसेस के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहता है Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर और Z3 का स्क्वायर जो होता है ना बेटा, तो Z1 × Z2, फिर Z2 × Z3, फिर Z3 × Z1 के इक्वल आएगा, ये कहते हैं। ये भी आप अपने आईआईटी के क्वेश्चन में देखोगे ना, कम से कम सेम क्वेश्चन 2-2 3-3 बार आए हुए, आईआईटी में आए हुए सारे क्वेश्चन।
क्या बेटा, इफ Z1 Z2 एंड Z3 क्या है, आर fixes है बेटा, fixes of three vertices of equilateral triangle, then ये तीन fixes है equilateral triangle के, then क्या है, Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, क्या आएगा, Z1 इंटू Z2, फिर Z2 इंटू Z3, फिर Z3 इंटू Z1, क्या है। तो कहते रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसे सेम क्वेश्चन ये का ये बेटा, ऐसे ये आपको आईआईटी के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा सारे। मतलब क्या है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। क्या कह रहा है, ये प्रूव करके दिखाओ, हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसको। तो आप अपनी कोशिश करो बेटा, साथ साथ करते रहो। तो बेटा क्या प्रूव करते, तो प्रूफ क्या है देखो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री हैं। तो बीसी और बीए में क्या है डिफरेंस, बीसी से ही तो बीए मिला हुआ है 60 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाकर। तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, हमें बीसी से ही तो बीए मिला हुआ है बेटा। यानी कि मैंने आपको उस दिन बताया था, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ई की पावर आयोटा अल्फा रोटेट कर देते हैं, अल्फा डिग्री रोटेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रोटेट कर देते हैं अल्फा एंटी क्लॉक, तो उसके साथ ई की पावर आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बीसी से बीए मिला हुआ है बेटा, पहले बीसी था ऐसे, बीसी से यू बीए मिला हुआ है। तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी इंटू ई की पावर आयोटा पाई/3। वेक्टर बना तो वेक्टर बना लो, ये लिख लो बीसी बीए बीसी बना लो। तो बीए कितना आ जाएगा, बीए आ जाएगा, बीए जहां पे बन रहा होता है माइनस में, तो ये आ जाएगा Z1 माइनस में Z2, क्या आ जाएगा, बीसी कितना आ जाएगा, बीसी हमारे पास ये आ जाएगा, बी पे ही है, तो Z3 माइनस Z2 क्या आ गया, ई की पावर आयोटा पाई/3 आ गया। इसको नंबर 1 मान लो बेटा, या 2 मान लो, जो मर्जी मान लो, इसको नंबर 1 मान लो बेटा। यानी कि हमें जो बीए है, बीए बाद वाली चीज है, बीसी को 60 डिग्री घुमा दिया ना बेटा। अब आ जाओ, यदि हम एसी को 60 डिग्री नीचे ले जाते हैं ऐसे, एसी को मतलब हमें एंटी क्लॉक घुमाना है ना बेटा, ऐसे नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर वाली चीज होती है ना। अब आ जाओ, सीए को मैं सीबी पे लाता हूं, सिमिलरली सीए क्या लिखोगे आप, सीए को 60 डिग्री में एंटी क्लॉक घुमा देता हूं तो सीबी आएगा। सीबी को क्या लिखोगे आप, तो सीबी को लिखोगे आप सीए, देखो सीबी ऊपर वाले को नीचे आया ना, तो एंटी क्लॉक घुमाना है, तो सीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीए इंटू ई की पावर आयोटा पाई/3। सीबी कितना बन जाएगा, Z2 माइनस Z3, सीए Z1 माइनस Z3, ई की पावर आयोटा पाई/3 है। इसको नंबर 2 मान लो बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दो 1/2, तो Z1 माइनस Z2 बाई Z2 माइनस Z3, उधर वो कट गया बेटा, तो Z3 माइनस Z2 बाई Z1 माइनस Z3।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा Z1 माइनस Z2 बाय में Z1 माइनस Z3 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 एंड Z2 माइनस Z3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है Z1 का स्क्वायर Z1 Z3 Z1 Z2 Z2 Z3 Z2 Z3 Z3 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर Z2 Z3 आ गया। अब इसको उधर ले आओ बेटा, तो कितना आ गया Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर, उधर चला गया Z2 Z3 तो कट गया बेटा, तो बाकी क्या बच गया उधर Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। ये भी आपका आईआईटी में आया हुआ बेटा, साहब सारे आईआईटी में आए हुए हैं। अब आपको इनको एज ए रिजल्ट भी याद करना है बेटा, एक तो प्रूफ भी आना चाहिए और एक एज ए रिजल्ट भी याद करना है। Z1 Z2 Z3 यदि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर क्या होता है Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 ये होता है। तो बाकी ये बात फिर बार बार समझ लो, जैसे हम इस चीज को यूं रोटेट करते हैं ना बेटा, ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो क्या लिखते हैं बाद वाली चीज जो होती है ना, एंटी क्लॉक रोटेट करना है। तो बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पहले वाले का e की पावर आयोटा अल्फा जितना आप रोटेट करते हो वही होता है। और बेटा इसको रीड करो, नोट कर लो बेटा साथ साथ इसको। टोटल नंबर थर्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by complex number z and iota z as sides is क्या होता है is mod z square by 2 होता है। क्या मतलब, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाई बेटा, तो एक ट्रायंगल की एक साइड तो z है बेटा, एक आयोटा z है, तो याद है आपको मैंने बता रखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 90 रोटेट करते हो तो उसके साथ आयोटा लग जाता है बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगल आ गई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल आ गई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। तो ये एक जेड ले लिया, एक आयोटा जेड ले लिया, उससे जो ये ट्रायंगल बनाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z and the iota z as sides is z square by 2 एंड ट्रायंगल इज क्या होती है, जो ट्रायंगल बनती है ट्रायंगल इज क्या होती है, ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल होती है बेटा, इसका होती है राइट एंगल होती है। अब आपको पीछे हमने बता रखा बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 90 रोटेट करते हैं, तो बता रखा बेटा कि वन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर
जेड इज मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई विथ आयोटा, comma then it rotate 90 degree anti-clockwise, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाते हैं। इसलिए मैं अभी क्या कहेंगे कि जो ट्रायंगल बनेगी बेटा, देयरफॉर जो ये ट्रायंगल बनेगी, देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बनेगी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी क्या होगी, एबीसी क्या होगी, राइट एंगल होगी, क्या होगी, राइट एंगल होगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यार 1/2 बेस हो गया AB मोड जेड, हाइट हो जाएगी आयोटा जेड का मोड, तो 1/2 क्या आ गया, मोड जेड, आयोटा का मोड 1 होता है बेटा, आयोटा का मोड तो 1 ही होता है बेटा। ये भी कितना आ गया, मोड जेड, और आयोटा का मोड आ गया, सर आ गया 1/2 मोड जेड का स्क्वायर। चलिए ये तीनों क्वेश्चन बार बार रीड करो बेटा, कुछ पूछना पूछ लो इसमें से, पहले आप पूछोगे तब बाद में और भी इस टाइप के बताऊंगा बेटा। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 बेटा, ये फोर्थ प्रॉब्लम है आपकी। यदि वो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इफ Z1 Z2 Z3 क्या है, आर रिप्रेजेंट 3 वर्टिसेस of an equilateral triangle, यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन सच ए वे, इस तरह से कहते हैं, इन सच ए वे दैट क्या, Z1 का मोड बराबर में Z2 का मोड है, बराबर में Z3 का मोड है। कह रहा देन क्या होता है, देन याद रखना Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का सम 0 होता है। दोबारा सुन लो, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 Z3, यदि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक Z1 A का फिक्स हो गया, Z2 B का फिक्स हो गया, Z3 C का फिक्स हो गया, और उन तीनों के मोड भी सेम है, यदि अगर Z1 Z2 Z3 का जोड़ 0 होगा। अब मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे हमारे पास तो ये है ना बेटा कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन मान लिया, एक आ गया ए पॉइंट आ गया बेटा, ये रहा जेड, एक आ गया बी, ये आ गया, एक सी, ये आ गया बेटा, और ये तीनों के तीनों वर्टिसेस है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना दिया बेटा, ये तो बीच में यार यहाँ पे कहीं को ओ मान लो ना, ये ओ है बेटा, ये ओरिजिन है, तो ये इसका फिक्स हो गया, ये इसका फिक्स हो गया बेटा, ये इसका फिक्स हो गया, ये ओ आ गया बीच में, ओरिजिन आ गया, Z1 Z2 Z3 रिप्रेजेंट वर्टिसेस ऑफ द, क्योंकि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो उसकी जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, तो ये ओरिजिन है बेटा, जैसे ये, तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Z1 का मोड बराबर में Z2 के मोड के, बराबर में Z3 के मोड के, Z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 -0
तो मैं क्या लिखता हूँ Z2 माइनस 0 और Z3 माइनस 0। ये अब क्या हो गया एक तरह का, ये तो हो गया OA, ये आ गया OB, ये आ गया OC, ये आ गया। अब OA OB OBC बराबर आ गए। जब किसी ट्रायंगल में उसके वर्टिसेस की किसी पॉइंट से दूरी सेम आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इसका मतलब ये सर्कम रेडियस हो गया। ये वाली लेंथ क्या कहलाएगी, सर्कम रेडियस, यानी कि कैपिटल R। ये आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, O क्या हो जाएगा, देयरफॉर O इज सर्कम सेंटर हो जाएगा बेटा, और सर्कम सेंटर हो जाएगा। और इन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां पे सेंट्राइड होता है वही सर्कम सेंटर होता है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्राइड और सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। कॉन्साइड, सारे कॉन्साइड करते हैं। तो इसलिए मैं अभी क्या कहेंगे, देयरफॉर ओ है ना, वो जो पॉइंट ओ है, ओ ये सेंट्राइड भी हो गया और ओ ही सर्कम सेंटर भी हो गया। तो सेंट्राइड के वर्टिसेस क्या होता है, इसका मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 इज इक्वल टू ओ हो गया 0, क्योंकि ओरिजिन का फिक्स तो 0 होता है बेटा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू कितनी होगी, 0। थोड़ा बेटा आप इसको रीड करो सर, तो मीनिंग समझो बेटा, मीनिंग। Z1 Z2 Z3 represent three vertices of the equilateral triangle। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस हैं, इनके मॉड सेम है। देन Z1 Z2 Z3 का जोड़ 0 होगा बेटा। क्यों होगा, जब Z1 Z2 Z3 के मॉड सेम है तो बेटा मैंने सबके साथ 0 0 डाल दिया। अब जानते हैं आप, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को माइनस करते हैं तो उसके बीच की दूरी आती है। तो ये तो आ गई OA, एक आ गई OB OC। अब आप यदि कोई वो ट्रायंगल लेते हो बेटा ABC, कोई भी ट्रायंगल लेते हो तो आप उसका सर्कम सेंटर कैसे ड्रा करते हो, सर्कम सेंटर, जैसे कोई ट्रायंगल ABC हो तो आप उसका सर्कम सेंटर क्या लेते हो, क्योंकि सारी साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हो बेटा। ये जा जाके मीट करता है बेटा, ये रहा ओ पॉइंट आ गया, जा जाके मीट करेगा बेटा, जा जाके मीट करता है, ये रहा ओ सर्कम सेंटर, ये आ गया। इसको आप ओरिजिन से मिला देते हैं बेटा, ये इसको यदि आपने ओरिजिन से मिला दिया, मिला दिया तो ये सर्कम रेडियस कहलाता है बेटा, ये वाली लेंथ जो होती है। ये सारा सर्कम रेडियस है बेटा, कैपिटल R, कैपिटल R बोलते हैं। यदि हम इतनी कंपास खोल के एक सर्कल बना दें, ये वाला सर्कल बना दें, तो ये जो सर्कल होता है ये सर्कम सर्कल कहलाता है बेटा। तो वो यहाँ पे कर रहा हूँ, ये Z1 माइनस 0 तो OA लेंथ होगी, Z2 माइनस 0 OB OC, इसका मतलब वो सर्कम सेंटर हो गया। अब आ जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सर्कम सेंटर सेंट्राइड सारे एक ही जगह पे होते हैं बेटा। इक्विलेटरल के अंदर सर्कम सेंटर सेंट्राइड सारे एक ही जगह होते हैं। अब आप सेंट्राइड का फार्मूला लगा दो, Z1 Z3 बाई 3, उसी को वो भर दो, वो 0 है बेटा। छोड़ो बेटा, नंबर 5th पॉइंट है बेटा, यदि हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस को
4 वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है Z1, दूसरा है Z2, तीसरा है Z3, चौथा है Z4। याद फिर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि वो एक पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखना आमने सामने वालों का जो सम होता है ना वो तो सेम होता है, यानी कि Z1 प्लस Z3 बराबर में होता है बेटा Z2 प्लस Z3। याद रखना है क्या बेटा, इफ Z1 Z2 Z3 एंड Z4 एंड Z4, क्या बेटा, इफ Z1 Z2 Z3 तो 4 वर्टिस कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ Z1 Z2 Z3 एंड Z4 आर affixes हैं, आर affixes of 4 vertices of the parallelogram, then Z1 plus Z3 is equal to Z2 plus Z3 हो। तो प्रूफ लोडर। अब ये ABCD पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इनका मिड पॉइंट पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के मिडिल पॉइंट जो होते हैं बेटा उसकी जो डायगोनल है एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं बेटा, इसका और इसकी जो डायगोनल है वो एक दूसरे का बाइसेक्ट करेंगे। ABCD जो पैरेललोग्राम है, therefore their diagonals bisect each other। इसका मतलब मिडिल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC बाइसेक्ट करते हैं, इसका मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BC BD का एक ही जगह पे होगा और BD एक ही जगह पे होगा बेटा। तो AC का मिड पॉइंट निकालना कैसे निकलता है, दोनों वर्टिसेस को ऐड करके बाय 2 ले लो, उसका आ जाएगा Z2 प्लस Z3 बाय 2, 2 से 2 कट गया बेटा, तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z3 आ गया। करो बेटा, रीड करो इसको। ये तो इजी है, इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख लेना। नंबर 6 है बेटा, यदि कभी आपको जैसे ऐसे Z माइनस में Z1 Z माइनस में Z2 का आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इक्वल टू अल्फा नजर आ रहा हो तो कांस्टेंट आए हर बार, तो याद रखना कोमा देन जो लोकस होता है बेटा, देन लोकस ऑफ PZ will be सेगमेंट ऑफ द सर्कल आएगा, सर्कल का पार्ट आएगा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल आएगा बेटा। क्या मतलब, आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखी है, नाइन्थ क्लास में थ्योरम थी बेटा, क्या थी 9th क्लास में थ्योरम,
यदि मैं एक सर्कल ले लें, 9th में ये थ्योरम थी, यदि मैं एक सर्कल ले ले, उसके अंदर यदि मैं एक कॉर्ड ले ले, तो मान लो मैंने कहा ये कॉर्ड ले ली बेटा बी, तो याद है सर्कल के ऊपर वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनाती है, वो एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा। ये उस कॉर्ड के द्वारा सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एंगल बनाओगे ना, वो एंगल हमेशा कांस्टेंट आएगा। मतलब सर्कल के अंदर हम कोई भी कॉर्ड ले लेते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होता है हर जगह वो सेम नहीं बनता, थीटा थीटा अल्फा किलो अल्फा किलो अल्फा किलो अल्फा किलो, यानी कि किसी कॉर्ड के द्वारा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल होता है हर जगह पे वो सेम नहीं बनता। तो अब ये इसका लोकस क्या आ गया, ये पी जेड है, मान लो पी जेड ये पी जेड ये पी जेड ये पी जेड, लोकस क्या आ गया, सर्कल ही तो आ गया, हेंस प्रूफ थ्योरम हो गया। और जो मैं बोल रहा हूं ना ये प्रूफ भी हो गया। आप लोगों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ रखा, सर्कल के अंदर हम कोई कॉर्ड ले लें, उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर सबका एंगल सेम बनाते हैं, हेंस प्रूफ, ये वही तो हो गया। देख लो आप, ए का फिक्स z1 है मान लो, बी का फिक्स z2 है, तो ये हमारे पास क्या लिखा पड़ा है देखो, एस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज अल्फा है। तो ये आर्गुमेंट क्या चाहिए, ये तो एंगल ये वाला हो गया, एपीबी एंगल हो गया, एंगल एपीबी अल्फा आ गया, कांस्टेंट आ रहा। अब आप जानते हो कि एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय एन कॉर्ड, हम जानते हैं बेटा क्या, एंगल फॉर्म एट सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बनते हैं, एंगल फॉर्म्ड एट सर्कमफ्रेंस बाय एनी कॉर्ड इन ए सर्कल, इस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तीसरे में अभी क्या कहेंगे, देयरफॉर लोकस ऑफ पीजेड विल बी, क्या होगा, पीजेड विल बी पूरा सर्कल नहीं होगा, पार्ट ऑफ सर्कल होगा बेटा ये, क्योंकि यदि ये पी घूमते घूमते नीचे आ गया ना बेटा, यदि पी घूमते घूमते नीचे आ गया, प्लस माइनस अल्फा लिख दूं, तो बेटा फिर पूरा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि अब कोनी थ्योरम लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ये कोनी थ्योरम तो है। लोकस ऑफ पीजेड विल बी क्या होगा, इस सेगमेंट ऑफ सर्कल होगा। हाँ, बट इफ आर्गुमेंट ऑफ, यदि आप z माइनस में z1 बाय z माइनस में z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा लेते हो, देन pz मूव इन अपर as well as lower part of circle, इसलिए उसका लोकस क्या हो जाएगा, देयरफॉर लोकस ऑफ pz विल बी कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, पूरा सर्कल आ जाएगा। थोड़ा बेटा इसको रीड करो, मतलब ये एक तरह से आपने उसका प्रूफ भी कर लिया बेटा।
कह रहा है तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारे क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन है जो पीछे करा है वो भी क्वेश्चन। यदि Z1 Z2 Z3 ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, यदि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लो उसका सर्कम सेंटर भी बताया था बेटा, मान लो Z0 पे है बेटा, ये O मान लो Z0 है बेटा, ये सर्कम सेंटर है। मान लो उसका सर्कम सेंटर Z0 पे है बेटा, तो क्या कहता है, ये वो कहता है कि Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, 3Z0 का स्क्वायर आएगा। कहता है क्या बेटा, इफ Z1 Z2 and Z3 represent, if R affixes हैं, R affixes हैं of three vertices of equilateral triangle, ठीक है, एंड Z0 इज क्या है, एंड is affixed of its circumcenter, देन याद रखना बेटा, Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, 3Z0 का स्क्वायर आएगा। ये अब प्रूफ क्या है देखो बेटा, Z1 Z2 Z3 तीन, अपनी वीडियो रखो भैया, कृति, करण, आयुष, ग्रवित, वीडियो रखो, विभोर। Z1 Z2 Z3 ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की एफिक्सेस हैं। अब आप जानते हो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी बताया था, सेंट्रॉयड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। ऑल आर कंसाइड, सारे के सारे कंसाइड करते हो बेटा आपस में एक दूसरे से, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Z0 सर्कम सेंटर है तो उसको मैं सेंट्रॉयड भी मान सकता हूँ, इसलिए जो सर्कम सेंटर है इसका सर्कम सेंटर और सेंट्रॉयड एक ही बात हो जाएगी, सेंट्रॉयड बहुत सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। Z0 को मैं लिख सकता हूँ फिर Z1 प्लस Z2 Z3 बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3Z0 आ जाएगा। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, यहाँ स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो बेटा, तो क्या आएगा, Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, 2 टाइम्स Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 टाइम Z0 का स्क्वायर। अभी आपको मैंने पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी कि Z1 Z2 Z3 यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एफिक्सेस हैं तो वहां पे क्या लिखवाया था कि Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर क्या था, याद है, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 था, ये भी पीछे लिखवाया था, बिकॉज ये लो तो यहाँ भरना बेटा हो सारी चीज, नहीं तो इस चीज को यहाँ भर देते हो तो कितना आ जाएगा, इस चीज की वैल्यू भर दो बेटा यहाँ पे,
कितना आ जाएगा 3 टाइम्स Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, 9 टाइम्स आ जाएगा Z0, 9 से 3 कट गया बेटा, Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, कितना आएगा 3 टाइम Z0 का स्क्वायर, ये आ गया आंसर। करो बेटा, इसको रीड करो। हाँ, मान लो बाई चांस यहाँ पे हम Z1 Z2 Z3 में से एक का ऑरिजिन पे मान लेते हैं, मतलब Z1 Z2 Z3 में से हम एक का ऑरिजिन पे मान लेते हैं। चलो, इफ Z3 coincide Z3 coincide with origin, मान लो ओरिजिन से कंसाइड कर जाती है बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, तब किसके बराबर आ जाएगा बेटा, यदि इफ Z, ये लो अलग से बना देता हूँ, मतलब जो मैंने भी ऊपर तुम्हें बिकॉज में रीजन दिया ना बेटा, यदि वो ओरिजिन माना जाए तो क्या होगा, तो Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, खाली एक ही नंबर आएगा बेटा, बस खाली एक नंबर आ जाएगा हमारे पास, कौन सा आ जाएगा, Z1 Z2 ये आ जाएगा। क्या मतलब बेटा, इसको देखो, अभी आपने जो पीछे बिकॉज में रीजन दिया बेटा, यदि मैं Z1 Z2 Z3 में से क्या बेटा, इफ Z1 Z2 एंड ओरिजिन, एंड ओरिजिन क्या करता है, एंड ओरिजिन आर affixes हैं, affixes of equilateral triangle, of affixes of 3 vertices of equilateral triangle, comma then ये आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये पता क्या चीज है इसका प्रूफ, जो पीछे आपने ये नहीं किया था, अब डायग्राम पता क्या बन रहा है, अब डायग्राम ये बन रहा है बेटा, एक ओरिजिन आ रहा है बेटा बीच में साथ, ओ हो गया, ए हो गया Z1, ये बी हो गया Z2, फिर ओ हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया बेटा, अब Z3 की जगह आप ओरिजिन ले रहे हो बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, लो। तो अब यहाँ पे जो पीछे आपके पास रिलेशन थी ना, पीछे आपके पास रिलेशन थी ना बेटा, उसमें आप एक को 0 कर दो बेटा, बस पीछे आपके पास क्या था, वी हैव रिजल्ट ये था Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर, क्या था Z1 Z2 Z2 Z3, तो Z3 Z1 था। अब आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर दो, Z3 को 0 कर दो, ये बस, तो कितना आ जाएगा सारा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, Z1 Z2 पूछो बेटा, अभी आप कॉन्वर्ट करूंगा तो पूछ लेना, एक आधा टॉपिक बोल रहा है क्या बता, बस
ये इतने मुश्किल नहीं है बेटा। अब ये देखो, जब ये करा रहा हूँ, ये अब कई बार आईआईटी में आया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले करा भी रखा है 9। यदि मैं एक सर्कल ले लेते हैं बेटा, यदि हम एक सर्कल लेते हैं, तो आप सर्कल में जानते हो बेटा, यदि किसी सर्कल के अंदर सेमी सर्कल में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो मान लो ए Z1 है और बी Z2 है, जो मान लो, और ये P कोई मूविंग पॉइंट है सेमी सर्कल में, तो एंगल ऊपर 90 डिग्री होगा। यदि आप यही नीचे ले लोगे तो नीचे भी 90 डिग्री होगा बेटा। ये लो, मान लो P नीचे आ जाता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा बेटा। तब यहाँ पे आप कोनी थ्योरम लगाना बेटा। यहाँ पर आप एक बार कोनी थ्योरम लगाओ, तो कोनी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगी, जेड पे एंगल बना है तो जेड को माइनस में ले लो, ये लो, जेड को मैंने माइनस में ले लिया। कोनी थ्योरम क्या कहती है, एंटी क्लॉक, तो पीबी एपी की तरफ नहीं जा रहा, एपी को देखो वो पीबी की तरफ आ रहा है, तो ऊपर पीबी आएगा, तो पीबी के क्या आएंगे, Z2 माइनस जेड। फिर Z2 माइनस जेड, इनको ऐसे माइनस कर दिया बेटा आपने, Z2 माइनस जेड नीचे आ जाएगा नेचुरली Z1 माइनस जेड, और यदि ये प्लस माइनस 90 डिग्री आ रहा है, ये तो बेटा ये कोनी थ्योरम नहीं होगी। प्लस 90 आ रहा है तो ऊपर है, माइनस 90 है तो नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लोकस। ये ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये आपका कम से कम 5 बार आईआईटी में है, वो 5 टाइम्स आईआईटी में है वो ये क्वेश्चन। ये कोनी थ्योरम नहीं होगी कि प्लस 90 है तो ऊपर, माइनस 90 है तो नीचे, तो यहाँ लोकस ऑफ पीजेड कितना आ जाएगा, पीजेड विल बी कंप्लीट सर्कल आएगा बेटा। अब कहोगे प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस को डालना बेटा, कोनी थ्योरम में या तो 90 निकलता है या माइनस 90, 90 ऊपर वाले के लिए तो माइनस 90 नीचे वाले के लिए। हाँ, बट इफ यदि आप इसके अंदर आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस जेड बाय Z1 माइनस जेड को आप प्लस 90 या माइनस 90 लोगे, देन तो लोकस आएगा ना बेटा, लोकस ऑफ पीजेड विल बी सेमी सर्कल आएगा बेटा। अब इसका प्रूफ कुछ है ही नहीं, वही मैं कहूंगा ये कोनी थ्योरम को पढ़ ले, कोनी थ्योरम ही तो लगा रहा हूं, ये कोनी थ्योरम ही प्रूफ है। तो ये कितनी छोटी सी बात, ये आपकी 10 बार आईआईटी में आई है, 10 बार आईआईटी एनडी हर जगह यूज होता है। ऐसी मान लो Z1 माइनस जेड बाय Z2 माइनस जेड है, यदि ये कभी 0 या 180 आ रहा हो तो क्या होता है बेटा, मान लो इफ आर्गुमेंट करते, यदि ये 0 या 180 आ रहा हो तो हमारे पास क्या आएगा, तो बेटा उस समय पे एंगल 0 तभी होता है जब आप खुद सोचो, ऊपर P पॉइंट पे एंगल 0 बन रहा हो। 0 कब बनेगा, जब वो कोलिनियर हो जाएंगे तीनों। यहाँ पर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो लोकस आएगा, यदि भी आ जाए, देन लोकस ऑफ पीजेड विल बी, देन लोकस ऑफ 0 आ रहा एंगल पीजेड विल बी क्या होगा, विल बी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू A Z1 एंड B Z2, ये आएगा। कैसे, आप यदि एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इसका फिक्स है Z1, एक ये B पॉइंट ले लिया बेटा, इसका फिक्स Z2 है, P यहीं पे ही ले लिया बेटा, यदि यहाँ ले तो P पे एंगल कितना बनेगा, 180 बन रहा है बेटा, ये देखो ये वाला एंगल 180 डिग्री बन रहा है, सॉरी 180 नहीं, P इधर लोगे तो, P इधर लोगे तो 0 बनेगा बेटा, यदि P यहाँ होगा, इस तरफ होगा तो 180 आएगा बेटा, यहाँ थीटा 180 आएगा, यहाँ पे थीटा 0 आ रहा है बेटा।
तो साफ दिख तो रहा है बेटा, ये कोनी थोड़ा भी तो लग रही है, एंगल ही तो निकाला जा रहा है। ऐसे नंबर 11 है बेटा, आपको कभी ये दिख जाए बेटा z माइनस z1 और z माइनस z2 का मॉड, ये पहले भी करा रखा है z1 माइनस z2 का मॉड हो, इसका मतलब क्या होता है, विकल्प परसों भी कराया था, p उसके बीच में घूमते बेटा, ये z1 है मान लो a, b z2 है बेटा, तो p उसके बीच में घूमेगा, लॉकस हो p क्या आ जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग a विद b, ये आ जाएगा बेटा। ये डिस्टेंस तो लिखा पड़ा है, ये क्या लिखा पड़ा है, AP प्लस BP इक्वल टू AB लिखा पड़ा है यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, लोकस ऑफ PZ क्या आएगा, लोकस PZ विल बी क्या आएगा, विल बी लाइन ज्वाइनिंग आ जाएगी, ज्वाइनिंग AZ1 एंड BZ2। तो कभी माइनस आ जाए, हाँ तो यहाँ पे क्या है, वो P अंदर चलेगा, इंटरनली रहेगा, अंदर ही अंदर रहेगा बेटा। लेकिन मान लो कभी तुम्हें ये आखिरी ये दिख जाए बेटा, z माइनस z1 का मॉड माइनस में, अभी अनम्यूट करूंगा बेटा, जो मर्जी समझ लेना मेरे से, यदि इनके डिफरेंस के बराबर आ जाए तो आप खुद सोच के देखो बेटा, ये पॉइंट ए हो गया z1, ये बी हो गया z2, अब पी अब की बार बाहर जाएगा pz, तो ये क्या लिखा आ गया, AP z माइनस z2 का मॉड, ये आ गया BP इक्वल टू ये भी आ रहा है बेटा, ये यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लॉकस आएगा, locus of PZ will be लाइन आएगी, लाइन ज्वाइनिंग AB है, लाइन ज्वाइनिंग AZ1 एंड BZ2। अब की बार क्या आएगा, एक्सटर्नली घूमेगा बेटा, बाहर रहेगा बेटा, हम तो हम कहोगे लाइन ऊपर भी आई थी, लाइन यहाँ पर भी आई है, फिर फर्क क्या है बेटा, यहाँ फर्क सिर्फ ये है कि P एक्सटर्नली घूमेगा बेटा, तो ये फर्क है, और वहां पे इंटरनली था बेटा हमारे। एक आधा और है बेटा, बरसात हो रही है, बैठे हो क्या करना, कहीं जाना पहने है, एक आधा और दिखा देता हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस है बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है, देखो P यहाँ गया, P यहाँ गया, P यहाँ गया, तो हर बार उसका आर्गुमेंट कांस्टेंट नहीं आएगा, देखो PZ यहाँ गया, PZ यहाँ गया, PZ यहाँ गया, ये ओरिजिन है, ये एंगल थीटा। तो यही आर्गुमेंट ऑफ Z यदि कांस्टेंट थीटा आ जाए, अब बताओ देन इसका लोकस क्या होगा, देन लोकस ऑफ PZ विल बी क्या होगा, विल बी लाइन होगी बेटा, सीधा लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से जा रही है, मेकिंग एंगल थीटा एंड थीटा एंगल एंड मेकिंग, और थीटा एंगल बना के जा रही है, मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस के साथ में। एग्जाम में सिर्फ ये लिखा आता है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z इज 0, ऐसे लिखाता है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z इज 0 या थीटा या 180, तो आपको उससे आंसर देना बेटा, आंसर क्या है। और यदि ऐसे ही आपको यू लाइन मिल जाए बेटा, मान लो ये लाइन, ये एक्स एक्सिस है बेटा, और यू आ जाए बेटा ये PZ, और यहाँ एक पॉइंट आ जाए AZ1, यू आ जाए बेटा, और ये वाला एंगल यदि थीटा बन रहा है बेटा, यदि ऐसे कभी मिल जाए, इफ आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस में
Z1 इसका टू यदि थीटा आ जाए, देन लॉकस ऑफ पीजेड विल बी लाइन पासिस थ्रू, ओरिजिन की बजाय क्या लिखोगे, लाइन पासिस थ्रू, यू लिखोगे AZ1 एंड मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ये आएगा। मतलब P का लॉकस, अब की बार क्या फर्क है बेटा, सिर्फ ये फर्क है कि हमारे पास जो थीटा आ रहा है, ओरिजिन बोला था, अब आपने AZ1 बोलना है बेटा, ये बोला। तो लास्ट टॉपिक था बेटा